नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी संग्राम में राजनीतिक दलों ने तीसरे दौर के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के साथ पार्टियों में बैठकों का दौर भी जारी है, जिसमें भावी रणनीतियों पर विचार विमर्श हो रहा है। इसके साथ ही 81 सीटों पर अब तक हुए मतदान के बाद पार्टियां जीत और हार के समीकरणों की माथापच्ची में भी मशगूल हैं। महागठबंधन और एनडीए जीत के दावे कर रहा है, तो चुनावी मैदान में जोर आजमा रहे दूसरे दल सत्ता की चाबी अपने हाथ में होने की बात अभी से करने लगे हैं। हालांकि किसका दावा कितना पुख्ता है, ये तो नतीजे बताएंगे। कुल मिलाकर देखें तो बाकी बचे 3 दौर के मतदान में बिहार का राजनीतिक रण अब और भी दिलचस्प हो चला है। इस बीच चुनाव आयोग भी सूबे का दौरा करके तैयारियों का जायजा ले रहा है, तो पार्टियां आपत्तिजनक बयानों पर आयोग से सख्ती बरतने की मांग कर रही हैं। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि राजनीतिक दलों की जानिब से विवादित बयानों के बयान बदस्तूर जारी है। चुनावी रण में पुराने खत भी उछाले जा रहे हैं। लोकतंत्र में बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ बुनियादी मुद्दों पर भी बात होगी। आपको सीवान के मुद्दे और वहां के सियासी समीकरण भी दिखाएंगे। और शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया बिहार में एनडीए की जीत का दावा। कहा सभी वर्गों का मिल रहा है समर्थन, महागठबंधन पर भी साधा निशाना। तीसरे दौर के प्रचार में तेजी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की ताबड़तोड़ रैलियां, केंद्रीय मंत्रियों की भी जनसभाएं। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का दूसरा दिन। बाकी 3 दौर के मतदान की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। राजनीतिक दलों ने आयोग को दिए सुझाव। 5वें दौर के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन। 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान। 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी। 2 चरणों के मतदान के बाद अमित शाह का यह बयान आया है। मतदान को लेकर उन्होंने कहा कि युवा और महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता विकास चाहती है और उन्होंने दावा किया कि एनडीए को सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इसमें किसी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। बिहार में अभी 3 और चरणों का मतदान होना बाकी है। जो लोग इस चुनाव को भटकाने का प्रयास करते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि 90 नहीं है, 2015 है। गंगा में बहुत पानी बह चुका है। बिहार की जनता इन सब चीजों से ऊपर उठ गई है। और अगले चरणों के चुनाव प्रचार को लेकर कल पटना में एनडीए की बैठक भी हुई। इस बैठक में एनडीए घटक दलों के नेता मौजूद थे। बैठक में प्रचार की रणनीति को लेकर चर्चा हुई और ये तय किया गया कि एनडीए के नेता विकास का मुद्दा लेकर ही जनता के सामने जाएंगे। बैठक खत्म होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ये लोग जो है, जो ठगबंधन है, जो लठबंधन चल रहा है, ये लोग जो है माहिर हैं जो है गलत र्यूमर फैलाने में। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर चौबे जुड़े हैं पटना से, उनका हम रुख करेंगे। शिशिर, हाल ही में अभी अमित शाह ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और एक एक करके उनकी तमाम बातों पर अगर नजर डाले तो भले ही 81 सीटों में से 58 पर वो जीत का दावा कर रहे हैं और जितने भी विवादित मुद्दे उनमें बहुत सधी हुई बयानबाजी उन्होंने की है। इन सबको देखकर क्या कहा जाए, क्या निष्कर्ष निकाला जाए, क्या डिफेंसिव मोड में नजर आए अमित शाह? देखिए, निश्चित तौर पे अमित शाह ने जो बातें कही हैं, मीडिया के सामने जो बातें रखी, वो अपने पार्टी के नेताओं से और जो सहयोगी दल हैं उनसे बात करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए थे। और जब से वो दिल्ली आए थे उससे पहले कभी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए थे पार्टी कार्यालय में। लेकिन अमित शाह के सामने आने का साफ साफ एक संकेत जाता है कि अमित शाह ने जो अब तक अपने नेताओं पर या जो केंद्रीय नेता या मंत्री जो बिहार के दौरे पे आ रहे थे वो समय समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बजाय उन्होंने खुद अपने हाथ में कमान ली है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब फ्रंट पे आके अपनी बात कहने की बारी आ गई है और वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे जो दावा किया जा रहा है
कि महिलाओं का वोट, युवाओं का वोट या दलित, महादलित और पिछड़ों की बात जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब बना हुआ है, जिसको लेकर बार बार ये बातें कही जा रही थी। और निश्चित तौर पे जो स्थिति है बिहार के चुनाव का, अगर हम बात करें, आकलन की बात करें 2 चरणों का, तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक पंडित माने जाते हैं, वो भी जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है उसको लेकर काफी संशय में पड़े हैं कि ये मतदान प्रतिशत जा कहाँ रहा है, क्योंकि दोनों दल अपने अपने मजबूती से दावे करने में लगे हैं। अमित शाह ने जरूर आए हैं और उन्होंने सभी मुद्दों पर, वो पिछड़ों का मुद्दा हो, दलित का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो या महिलाओं का भी मतदान काफी आ रहा है उनके बारे में हो, आरक्षण की बात हो, गौमांस की बात हो, दादरी की बात हो, सब पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है। उन्होंने कहीं न कहीं अपनी पार्टी का इनसे किनारा करते हुए, अपना बचाव करते हुए साफ तौर पे कहा है कि हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। विकास, बिहार में विकास अगर मुद्दा नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है। कमाई, दवाई और पढ़ाई, 3 चीजों पे अक्सर अमित शाह का जोर होता है जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बिहार में भाषण देते हैं। तो आज भी उन्होंने अपनी कमाई, दवाई की बात को दोहराया मीडिया के सामने और कहा कि इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी और एनडीए की गठबंधन की सरकार बिहार में बने, जनता को एक बार मौका बिहार में देना चाहिए। तो निश्चित तौर पे अगर कुल मिलाकर कहें तो अमित शाह की पीसी कहीं न कहीं केंद्रित थी कि वो आगे बढ़कर लीड करना चाहते हैं। जो बयानबाजी हो रही बीच में, उसको लेके जो कंफ्यूजन हो रहा है उसको दूर करने के लिए अमित शाह खुद को सामने लाए हैं। जी कहीं ना कहीं नुकसान होता बीजेपी जरूर देख रही है। जो अलग अलग तरह की बयानबाजी हुई है, विवादित बयान आए हैं और मोल्ड करके बार बार, चाहे नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में हो या अमित शाह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, पूरी तरह से वो फिर से ट्रैक विकास के मसले पर लाना चाहते हैं और इसी मसले पर वोट भी मांग रहे हैं। अमित शाह भी आज यही कह रहे हैं। इसके अलावा और सरगर्मियों की बात करें तो शिशिर, चुनाव आयोग का दौरा भी जारी है। इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? क्या मुजफ्फरपुर पहुंच गई है चुनाव आयोग की टीम और क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं अगले चरण को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग ने भी, चुनाव आयोग की तारीफ हर जगह हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, वो भी चुनाव आयोग के क्रियाकलाप से, काम के तरीके से और जिस तरीके से तत्परता से चुनाव आयोग किसी चीज की रिपोर्ट ले रही है या फिर उस पर एक्शन ले रही है, उसको लेकर सभी दलों ने एक कहें तो सुखद अनुभव बताया चुनाव आयोग के काम काज के तरीकों को लेकर। और चुनाव आयोग भी चाहता है कि एक ऐसा चुनाव बिहार में हो जो देश के लिए मिसाल बने। जो बिहार अक्सर राजनीतिक रूप से जागरूक तो माना जाता है, लेकिन जो वोटिंग होती है मतदाताओं की, वो उस प्रतिशत में नहीं आ पाती थी जिस प्रतिशत में आनी चाहिए थी। लेकिन इस चुनाव में जो मतदाताओं की प्रतिशत है 2010 की तुलना में या 2014 की तुलना में अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ी है। तो चुनाव आयोग चाहता है कि इस मतदान प्रतिशत में और वृद्धि भी हो। और जो फेयर पोलिंग एक चैलेंज थी बिहार में कराने की, और सबसे अहम जो चैलेंज था वो सेकेंड फेज का जो चुनाव था, जो कि नक्सली माओवादी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके इलाकों में जो था, वहां जो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। तो अब कम से कम धनबल, बाहुबल या फिर किसी ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं वो इस पे प्रभाव न डाल सकें। और जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, वो जिसको लेकर चुनाव में कई जगह ऐसा हो रहा है कि जनता जो है बहिष्कार कर रही है, मतदान केंद्र पर ही नहीं जा रही है, उसको भी लेकर चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा नोटिस लिया है और उसको लेकर काम कर रहा है। इसी के तहत चुनाव आयोग जो नए चुनाव होने हैं, जहां पे तीसरे चरण का मतदान होना है, वहां जाकर लोगों के बीच एक जागरूकता की बात कर रही है और लोगों के बीच एक सद्भाव बनाकर वोट डालने के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। बिल्कुल, प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए शिशिर, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम और बातचीत आपसे करनी है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में 2 दौर की वोटिंग के बाद अब तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ब्रह्मपुर और पालीगंज में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष की आरा में भी 2 जनसभाएं होंगी। कई केंद्रीय मंत्री भी एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार के मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मोतिहारी और सीवान में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उधर महागठबंधन ने भी तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आस्थावा, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, बख्तियारपुर और फुलवारी शरीफ में रैलियां करेंगे। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सारण में महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेडीयू कभी भी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी है और न ही उससे कभी भारी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार को सलाह देने की बजाय
अपनी पार्टी और काम पर ध्यान देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रचार से वो घबरा गए हैं। लालू जी और नीतीश जी के जबान पर और चेहरे पर हार आ गई है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करना बीजेपी के खिलाफ वो कर रहे हैं, वो अपना एजेंडा नहीं बता रहे हैं। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एनडीए अब बिहार में जंगल राज नहीं आने देगा। उन्होंने लालू प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जनता उन दिनों को भूल नहीं पाई जब बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। बीजेपी ने बिहार में जंगल राज के मुद्दे पर एक बार फिर जोर देते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा है। पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करीब 23 साल पुरानी चिट्ठी को सार्वजनिक करते हुए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि इस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और नौकरियों में एक जाति विशेष के लोगों को प्राथमिकता दिए जाने का मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस खत को विज्ञापन के तौर पर भी सूबे के प्रमुख अखबारों में छपवाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पाटलिपुत्र में एक रैली में एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को पार्टी में जगह दी जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के नेता भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए के सवाल का एक बार फिर जवाब देते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बिहार में आकर कहते हैं कि डीएनए में गड़बड़ी है। बीजेपी में आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को जगह दी जा रही, ये किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ी है बीजेपी का हाल। पटना सिटी के दीदारगंज में लालू यादव की एक सभा में नाराज आरजेडी कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता इतना नाराज हो गया था कि लालू प्रसाद के सामने ही शर्ट उतारकर हवा में लहराने लगा। बताया जा रहा है कि मंच पर जगह नहीं मिलने से भोला नाम का यह कार्यकर्ता नाराज हो गया। हालांकि बाद में बीच बचाव करने पर मामला किसी तरह शांत हुआ। इस रैली में आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू प्रसाद ने तमाम आरोप लगाए। चुनाव आयोग की टीम के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग की टीम आज मुजफ्फरपुर के दौरे पर है। इस दौरे में चुनाव आयोग की टीम बिहार विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा दिलाया। बैठक में राजनीतिक दलों ने भी सुझाव रखे। पार्टियों ने दशहरा और दुर्गा पूजा के दौरान सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करने की अपील की। बीजेपी ने चुनाव में मतदान केंद्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर जोर दिया। वहीं जेडीयू ने राज्य सरकार के सुरक्षा कर्मियों को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया। एनसीपी ने आपत्तिजनक बयानों पर फौरी रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के गृह सचिव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के साथ मतदान के दौरान सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही आयकर और आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में चुनाव के दौरान जब्त किए गए काले धन पर भी चर्चा की। बिहार चुनाव के 5वें दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी दौर में 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के इस चरण के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 15 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हुई। 5 नवंबर को 5वें दौर की वोटिंग के बाद बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर मतदान का काम पूरा हो जाएगा और 8 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे सामने होंगे। और हम रुख करेंगे अपने संवाददाता शिशिर चौबे का, जो हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे अब किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और किस तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पे जो चुनाव प्रचार का तरीका है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। महागठबंधन जो अपने तरीके पे था उसी तरीके पर है।
एक तरफ नीतीश कुमार जो हैं वो विकास की बात करते हैं या फिर एनडीए पे निशाना साधने का काम करते हैं, दूसरी तरफ लालू यादव जो हैं वो अपना बखूबी काम जो है बाकी के जो मुद्दे बच जाते हैं विकास के अलावा उसको लालू यादव टेकअप कर रहे हैं और उसी के सवाल जवाब में एनडीए उलझा हुआ है। सबसे अहम बात यहाँ अभी मैं बताना चाहूंगा प्रीति की जो पूरा का पूरा मुद्दा है, चाहे कोई भी दल हो अगड़े पिछड़े की बात ना करे, विकास की बात करे, लेकिन आप किसी भी नेता का अगर भाषण उठाकर देखेंगे तो कहीं न कहीं ये मुद्दे जरूर सामने आ जाते हैं। वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये बातें सिर्फ मुखौटा रह जाती हैं उन पूरे भाषणों का और मुख्य मुद्दा आ जाता है जातिगत मामला। जो कि नीतीश कुमार की अगर बात करें तो अभी जो कल का बात है वो एनडीए पे निशाना साध रहे थे कि उसमें वो जो बाहुबली हैं या फिर जो असामाजिक तत्व हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। और जबकि अगर अमित शाह की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ने जो संबंध बनाया है वो बीजेपी को जंगल राज 2 की तरफ ले जाता है। जैसा कि जो विज्ञापन की बात हो रही है अखबारों के माध्यम से, जो 1992 की चिट्ठी छापी गई है मुख्य पत्रों में बिहार के, वो भी कहीं न कहीं एक अपने आप को सामने रखने का और महागठबंधन के चेहरे से नकाब उतारने के लिए ये काम किया गया है। तो रणनीति में काफी बदलाव देखी जा रही है और चूंकि 5 तारीख तक चुनाव होना है, 3 तारीख तक मौके हैं इसके लिए, 3 नवंबर तक, तो अभी काफी परिवर्तन भी दिखेगा। और चूंकि ये दोनों दल एनडीए या महागठबंधन इसको 5 मैचों की एक वनडे सीरीज की तरह देख रहे हैं और जिसमें दोनों दल ये दावा कर रहे हैं कि 2-0 से उनकी लीड हो चुकी है, 2-0 से लीड पर है। लेकिन तीसरा जो चरण का मतदान 28 तारीख को होना है उस पर खासा ध्यान लगी हुई है और यहाँ से एक लीड जो आगे बढ़ेगी वो काफी अहम रखेगी दोनों दलों के लिए। इसलिए जो चुनावी रणनीति है जो लेकिन शिशिर आप 5वां वनडे भी कम, हम 5वां वनडे भी कम नहीं आंक सकते। 5वें मैच के बारे में जो फाइनल मैच कहा जा रहा है उसकी सीटों को लेकर आपको क्या लग रहा है? हर पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है और नफा नुकसान का आकलन करना मुश्किल है 5वें दौर के लिए भी। आज नाम वापसी का आखिरी दिन भी है। निश्चित तौर पे 5वां दौर काफी अहम हो जाता है क्योंकि जो पूरी की पूरी लड़ाई होगी, अगर जो नेताओं की भाषा में जो क्रिकेट के स्तर पे उतर के बात करने लगे हैं उनकी भाषा में अगर कहें, अगर 2-2 लीड अगर होती है तो लास्ट वनडे जो होगा फाइनल कब दिलाने वाला होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाएगा। और मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर दें यहाँ पर। यही वो गांधी मैदान होगा जो मैं यहीं पे बगल में खड़ा हूँ, यही वो गांधी मैदान होगा जो ऐतिहासिक उस क्षण का गवाह बनेगा। 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद जो दल अपनी ताजपोशी के लिए तैयार होगा वो उम्मीद की जा रही है कि इसी गांधी मैदान में अपनी ताजपोशी करेगा पृथ्वी। तो निश्चित तौर पे देखना दिलचस्प होगा कि जो रणनीति है नेताओं की वो 5वें मैच के लिए क्या बनती है। हालांकि तीसरे मैच के लिए पूरी तरह से सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। जी बहुत दिलचस्प होगा इसी गांधी मैदान से। एक बार फिर आपके साथ हम लाइव जुड़ेंगे और देखेंगे कि पोडियम पे कौन खड़ा नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सीवान के सियासी समीकरण। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में पोस्टर को लेकर एक बार फिर सियासी जंग अपनी चरम पर है। पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के पोस्टर हटने के बाद अब पार्टी के प्रदेश के नेताओं के पोस्टर जगह जगह लगने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से ऐसा कर रही है, जबकि बीजेपी ऐसी बातों से साफ इनकार कर रही है। एक तरफ शिकायत के बाद पटना एयरपोर्ट से पीएम और बीजेपी अध्यक्ष के पोस्टर हटे तो दूसरी ओर जगह जगह पोस्टरों पर अब बीजेपी के स्थानीय चेहरे देखे जाने लगे हैं। अब ये दफातन हो या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा,
राजनीतिक विरोधी चुटकी ले रहे हैं। उन्होंने स्थानीय चेहरों को इसलिए खड़ा किया है ताकि हार का ठीकरा उनके सर पे पड़े और महफूज रखे मोदी जी अमित शाह को। ये रक्षा कवच बनाने की तैयारी है भाई। पोस्टर बदलने लगी, चुनावी रैलियां रद्द करने लगी। चुनाव के बीच में आकर के रणनीति बदलने से जनाधार आपको नहीं मिलेगा। हार की जिम्मेदारी जो बेचारे गरीब हमारे बिहार के भाजपा नेतागण हैं उन पर देने की तैयारी हो रही है। हालांकि एनडीए इसे विरोधियों का शिगुफा करार दे रही है और इसे महज रणनीति का एक हिस्सा बता रही है। लोग मोदी जी को साथ देंगे, बीजेपी को साथ देंगे, ये हमारा विश्वास है। बाकी छोटी मोटी इश्यूज के बारे में ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोशिश चल रहे हैं, मगर लोग जो समझदार है। ये तो चुनाव की रणनीति का पार्ट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, लेकिन बिहार का जहाँ तक सवाल है, हम हैं बिहार के नेता, हम सब लोग हैं। कई तरह के पोस्टर छपते हैं चुनाव में और उसमें अलग अलग समय पर छपता है, ये स्ट्रेटजी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वहीं पटना एयरपोर्ट पर पीएम के पोस्टर मामले में आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और नोटिस का उचित जवाब न देने की सूरत में एयरपोर्ट प्रबंधन के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल महागठबंधन ने इन पोस्टरों पर आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग के आदेश पर इन्हें हटा लिया गया था। शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव की 1/3 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब तक 81 सीटों पर पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़े मत प्रतिशत को अपने पक्ष में बताने की होड़ लग गई। एनडीए से सत्ता में बदलाव की लहर बता रही है, तो महागठबंधन का कहना है कि नीतीश सरकार के काम से उत्साहित लोगों ने मत प्रतिशत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिहार में पहले और दूसरे दौर के चुनाव में मतदाता उमड़ पड़े। उत्साह का आलम यह था कि पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पहले चरण में 2010 की तुलना में करीब 4% और दूसरे चरण में 3% ज्यादा वोट पड़े। खास बात ये रही कि महिलाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मतदाता किसके लिए निकले। महागठबंधन कह रहा है कि दलित पिछड़ों और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी की वजह से मत प्रतिशत बढ़ा। महागठबंधन बहुत निर्णायक बहुमत के साथ वापस आया। बीते 20 वर्षों में मैंने कम से कम दलितों, पिछड़ों, सवर्ण गरीबों की ऐसी गोलबंदी कभी नहीं देखी और वो प्रथम चरण में परिलक्षित हुआ। द्वितीय चरण में और भी बेहतर ढंग से सामने आया। जो प्रथम चरण का ट्रेंड है वो दूसरे चरण में और गहराता जा रहा है महागठबंधन के। जबकि बीजेपी का कहना है कि लोगों ने सत्ता में बदलाव के लिए बढ़ चढ़कर मतदान किया है। एनडीए ने विरोधी गठबंधन पर भारी बढ़त हासिल की है। बिहार की जनता की जो व्याकुलता है इस सरकार को अविलंब सत्ता से हटाने का, उस व्याकुलता ने ही इस मत प्रतिशत को बढ़ाने का काम किया है। जानकारों की माने तो एनडीए और महागठबंधन की तरफ से जोरदार प्रचार ने लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया। दोनों ही तरफ से व्यक्तित्व की मुखरता और उसका आकर्षण लोगों के बीच, इसने काफी लोगों को एग्रेसिव तरीके से वोट करने को प्रोत्साहित किया है। सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन वास्तविक निष्कर्ष के लिए तो फिलहाल 8 नवंबर तक नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा है कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार में विश्वास दिखाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसे बिहार की जनता खारिज करेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सौहार्द की रही है। क्या लगता है, बिहार में परिवर्तन की जरूरत है या फिर एक बार नीतीश कुमार? मेरा ख्याल से देश के परिवर्तन की जरूरत है और वो परिवर्तन बिहार से होगा। देश की जनता मानती है कि हमारे साथ में धोखा हुआ है और यहाँ परिवर्तन पर मोहर लगेगी। नीतीश की सरकार दोबारा आएगी। क्या आपको लगता है आने वाले समय में जो गरीब तबका था, जो कभी भी झोला लेकर खड़ा हो जाता था चुनाव लड़ने में, वो अब चुनाव लड़ पाएगा? जिस तरीके से प्रचार की सामग्री बन रही है। हमने सुना है कि बीजेपी के जितने भी धनाढ्य पूंजीपति लोग हैं वो अपने अपने जहाज़ों से यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपया लेकर बैठ गए हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि बिहार की जनता
बहुत आना वाली है, वो अपने आप को शायद जब देखेगी कि हमें को खरीदने आ रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव जो है नरेंद्र मोदी वर्सेज नीतीश कुमार हो गया है, क्योंकि बिहार में कोई उनका लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस विचार के साथ में है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बेशक गिनतियों से नहीं होता, सोच से जो है जिस विचार को, जो महात्मा गांधी का विचार है। और आज जो है अगर वो जेडीयू हो या अगर वो आरजेडी हो तो वो भी उसी गांधी को मानने वाले हैं। इस बार क्या लगता है युवा किधर जाएंगे? युवा समझदार है। जब युवा की बात करते तो युवा ऊर्जावान होता है। जवान जो है हमेशा ये देखता है कि उसके लिए मेरे समाज में मेरा क्या कर्तव्य है, और इस समाज के अंदर बिहार के लिए अगर उसके साथ 2014 में धोखा हुआ है तो उस धोखे का बदला लेगा। बिहार के सीवान जिले में बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। सीवान वैसे तो आरजेडी का गढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय लोग अब चुनाव में विकास की आस में मतदान की तैयारी में हैं। 8 विधानसभा सीटों वाले सीवान में चौथे चरण के तहत 1 नवंबर को मतदान होना है। सीवान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली के रूप में पहचाना जाता रहा है, लेकिन बाद में यह जिला यहां से आरजेडी सांसद रहे और कई अपराधों में जेल की सजा काट चुके शहाबुद्दीन की वजह से चर्चा में रहा। सीवान में दाखिल होने पर कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे मुखर रूप से नजर आता है। हालात कुछ बदले हैं, लेकिन इसके पहले जो हालात थे, कब किसकी हत्या कर दी जाएगी और सीवान शहर में कब बम का प्रहार हो जाएगा। दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाती थी, वीरान लगता था सीवान, लोग यहाँ आने से डरते थे। बिहार के पश्चिम में स्थित इस जिले में समस्याओं की कमी नहीं है। न यहाँ अच्छा अस्पताल है, न सड़कें और न ही रोजगार, लेकिन चुनाव आते आते जाति का मुद्दा इन सब पर हावी हो जाता है। विकास के मामले में भी सीवान काफी पीछे रहा। सीवान में पूर्व में भी कई औद्योगिक इकाइयां जन्मती थी, जिसको चलाने के लिए, जिसको संचालित करने के लिए, जिसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास सीवान के किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं किया। 8 विधानसभा सीटों वाले सीवान में 2010 के चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार आरजेडी और जेडीयू के साथ आने से समीकरण बदल गए हैं। इंडस्ट्रीज के लिए हमारी सरकार ने काफी प्रयास भी किया है, और जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, उसमें सरकार ने काफी प्रोत्साहन किया है। कोई भी सरकार रही हो, इस क्षेत्र के प्रति और इस समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं है, गंभीर नहीं है और इसके से थोड़ा भी चिंतित नहीं रही है। सीवान जिले में करीब 16 लाख मतदाता है, जिनमें ज्यादा संख्या किसानों की है, और उनकी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल। जनता इस चुनाव से जिले की किस्मत बदलने की उम्मीद लगाए हुए है। रविंद्र सिंह शुरण, राज्यसभा टीवी। पूर्वी बिहार के मधेपुरा जिले में बिजली सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। यहाँ छात्र पढ़ने के लिए और किसान सिंचाई के लिए बिजली से महरूम हैं। यही वजह है कि इस बार यहाँ जनता बिजली को लेकर राजनेताओं से पिछले 10 साल का हिसाब लेने के मूड में नजर आ रही है। बिहार के मधेपुरा जिले में आज भी लोग बिजली की एक झलक पाने को मोहताज हैं। छात्र लालटेन में पढ़ाई करने को विवश हैं, तो दूसरी ओर पंपिंग सेट और बोरिंग मशीन बिना बिजली के बंद हैं, जिससे किसान परेशान हैं। आलम यह है कि किसान निजी पंप मालिकों को 2 गुना किराया देकर सिंचाई करने को मजबूर हैं। 2 पोस्ट के लिए अभी तक बिजली नहीं है हमरा गांव में। अब विधानसभा चुनाव आते ही लोग सड़कों पर हैं। नेताओं को भी प्रचार में जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनता इस बार पिछले 10 सालों का हिसाब मांगने के मूड में है। पिछली बार मधेपुरा विधानसभा सीट से आरजेडी के चंद्रशेखर चुनाव जीते थे, लेकिन नेताओं के भी अपने अपने दावे हैं। हाँ, बिजली के अभाव में काफी कठिनाई हो रही है, और यहाँ अगर ये बोरिंग चालू हो जाती तो यहाँ 500 एकड़ जमीन का पटवन ढंग से होता। बिजली अगर रहती तो बिजली के चलते जो स्टेट बोरिंग बना हुआ है, जो पीएचडी का जो बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ है, आज वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। तो उधर प्रशासन के भी अपने अलग तर्क है। नहीं, बिजली के लिए जो कार्यक्रम है वो ऑलरेडी पूरा तैयार पहले ही किया जा चुका है। 4 विधानसभा सीटों वाले मधेपुरा जिले में 5वें यानी आखिरी चरण के तहत 5 नवंबर को मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।